हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जीएस पेपर 2 कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, ये 2024 का पेपर है और इसमें आता है गवर्नेंस, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, व्याख्या सहित आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, उत्तर सहित। चलिए, जैसे कि आप पहला प्रश्न देख सकते हैं। प्रश्न पूछा था विभिन्न समितियों द्वारा सुझाए गए एवं एक राष्ट्र एक चुनाव के विशिष्ट संदर्भ में चुनाव सुधारों की आवश्यकता का परीक्षण करें। 150 शब्दों में करना है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आप इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। विभिन्न समितियों द्वारा समझाए गए एवं एक राष्ट्र एक चुनाव के विशिष्ट संदर्भ में चुनाव सुधारों की आवश्यकता का परीक्षण करें। भारत में चुनाव सुधार दशकों से चर्चा का विषय रहा है ताकि चुनावी प्रक्रिया की दक्षता, पारदर्शिता और समावेशिता को बढ़ाया जा सके। एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराना है। ठीक है, चुनावों लिखा होगा यहाँ पर फ्रेंड्स। ठीक है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित एक साथ चुनाव संबंधी उच्च स्तरीय समिति ने भारत में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा है। अब यहाँ पर आपको इस प्रकार से बनाना होगा। चुनाव सुधार की आवश्यकता इस प्रकार से आप कर लेना। ठीक है, राजनीति का अपराधीकरण, प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया का दुरुपयोग, मतदाता सूची में अशुद्धियाँ। ठीक है, आगे देखिए, बार बार चुनावों के कारण अस्थिरता आ जाती है। ठीक है, मतदान और समावेशिता, चुनावों में धनबल ये सब। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से बनाना है। जैसे कि हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे कि 125 वर्ड वाला है ये क्वेश्चन। ठीक है, आपको 125 करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना, तो आपको 2 पेज मिलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको 2 पेज मिलते हैं। ठीक है, 15 सेंटीमीटर का ये हो गया। तो आप ये मान लो, जैसे कि मैंने फिर से लाइन खींची। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 लाइन में इंट्रोडक्शन। ठीक है, 4 लाइन में आपको इंट्रोडक्शन करना होगा। पहले पेज पे इधर करना होगा। ठीक है, 4 लाइन में इंट्रोडक्शन करेंगे, 5 लाइन में आपको बीच में लिखना होगा। फिर थोड़ा सा ये जो मैंने बताया ये आप बना देना। ठीक है, ये आपके 65 वर्ड्स हो जाएंगे। 65 वर्ड करना आपको। ठीक है, पहले पेज पे। ठीक है, 65 आप जोड़ोगे तो आपके हो जाएंगे 130 हो जाएंगे वर्ड्स। ठीक है, आपको 125 करना है। तो इस प्रकार से 65 वर्ड पहले पेज में आ जाना चाहिए। ठीक है, हम लोग को कुछ पता नहीं होता ना, इस वजह से हम आपको बता रहे हैं। आगे देखिए, राजनीति का अपराधीकरण। फिर आपको आगे लिखना है दूसरे पेज। उदाहरण के लिए विधि आयोग 2015 और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में गंभीर आपराधिक आरोपों वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकने की आवश्यकता पर बल दिया जाता है। आगे देखिए, चुनावों में धनबल क्या है ये देखिए। हालांकि चुनावी बॉन्ड पारदर्शिता के लिए पेश किए गए थे, लेकिन सबसे भ्रष्ट आचरण का प्रतीक बन गए हैं। बार बार चुनावों के कारण राजनीतिक अस्थिरता। भारत में लगभग हर वर्ष विभिन्न स्तरों पर चुनाव होते हैं, जिसके कारण बार बार आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण नीतिगत गतिरोध उत्पन्न हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखिए, मतदान और समावेशिता। चुनाव आयोग ने प्रवासियों के लिए दूरस्थ मतदान जैसे उपाय प्रस्तावित किए। प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया दुरुपयोग। मतदाताओं को प्रभावित करने में सोशल मीडिया की बढ़ती भूमिका ने फर्जी खबरों, गलत सूचना और हेरफेर की संभावना के बारे में चिंता बढ़ा दी है। डिजिटल अभियानों को विनियमित करने तथा समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए चुनाव सुधारों की आवश्यकता है। मतदाता सूची में अशुद्धियाँ देखेंगे। मतदाता सूची में त्रुटियाँ और विसंगति मताधिकार से वंचित होने के कारण बनती हैं। चुनाव सुधार समितियों की सिफारिश। इस प्रकार से आप थोड़ी सी बड़ी हेडिंग डालना और इसमें लिखना फ्रेंड्स। ठीक है, आप चाहे तो इसे बॉक्स में भी बंद कर सकते हैं। आगे देखिए, पहला पॉइंट, दिनेश गोस्वामी समिति 1990। धनबल के प्रभाव पर अंकुश लगाने, मतदाता सूची प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और चुनावों के लिए राज्य वित्त पोषण पर विचार करने की सिफारिश की है। विधि आयोग 2015। देखिए, पेड न्यूज पर प्रतिबंध लगाने, राजनीति के अपराधीकरण के मुद्दों को संबोधित करने, राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दल बदल विरोधी कानून की समीक्षा का प्रस्ताव रखा है। अगला पॉइंट, भारत का निर्वाचन आयोग 2023। चुनावी बॉन्ड की पारदर्शिता में सुधार, सोशल मीडिया के दुरुपयोग का मुकाबला करने के लिए दूरस्थ मतदान की शुरुआत का सुझाव दिया है। एक राष्ट्र एक चुनाव। इस प्रकार से आप हेडिंग डालना थोड़ी सी बड़े। ठीक है, बॉक्स में, और यहाँ पर लिखना फिर सुधारों की आवश्यकता। फिर इसमें लिखना कम खर्च में एक साथ चुनाव कराने से चुनावी खर्च को कम करने में मदद मिल सकती है। उदाहरण के लिए 2019 में अकेले लोकसभा चुनाव पर
60,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, 60,000 करोड़ रुपए। ठीक है, इस प्रकार से आप थोड़ा डाटा देना तो अच्छा रहेगा। ठीक है, लगभग आप ऐसे कर सकते हो, लगभग लिख दिया करना। ठीक है, तो कोई भी आप कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, लगभग 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। आगे देखिए, सुसंगत शासन। बार बार चुनाव होने से नीतिगत पक्षाघात होता है। आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है, जिससे महत्वपूर्ण प्रशासनिक गतिविधियों में देरी होती है। आगे देखिए, मतदाता थकान में कमी। एक साथ चुनाव कराने से बार बार होने वाले मतदान चक्करों के कारण होने वाली चुनावी थकान को कम करके मतदान को बढ़ावा मिल सकता है। समितियों द्वारा रेखांकित चुनौतियाँ। तार्किक मुद्दे देखिए, विभिन्न राजनीतिक कार्यकालों और विधानसभाओं के बार बार भंग होने के कारण सभी राज्यों में चुनावों का समन्वय चुनौतीपूर्ण। विधि आयोग 2015 ने सभी चुनावों को एक साथ कराने की व्यवहार्यता पर चिंता जताई है। संघीय संरचना संबंधी चिंता। एक साथ चुनाव कराने से राज्यों की स्वायत्तता कमजोर हो सकती है। सरकारिया आयोग 1983 फ्रेंड्स, ठीक है, ने इस बात पर जोर दिया कि संघीय सिद्धांतों की रक्षा की जानी चाहिए। आवश्यकता संवैधानिक संशोधन। चुनाव आयोग ने कहा कि इस मॉडल के कार्यान्वयन के लिए विधानसभा के कार्यकाल को लोकसभा के साथ समन्वित करने के लिए प्रमुख संविधान संशोधन अनुच्छेद 83, 172, 85 और 356 की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये याद कर लेने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। उस पर एक साथ चुनाव कराने के बारे में चर्चा शुरू हो गई है। नीति आयोग ने तार्किक मुद्दों को हल करने के लिए एक साथ चुनाव के चरणबद्ध कार्यान्वयन का प्रस्ताव दिया है। चरणबद्ध कार्यान्वयन एकीकृत चुनावी प्रणाली की ओर बढ़ते हुए तार्किक एवं राजनीतिक चिंताओं को दूर करने के लिए एक संतुलित समाधान प्रदान कर सकता है। इस प्रकार से आपका पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। आ जाते हैं हम लोग सेकंड प्रश्न पर। प्रश्न कह रहा है, देखिए, लोक अदालत तथा मध्यस्थता अधिकरण की व्याख्या कीजिए तथा इनमें अंतर स्पष्ट करना है। क्या वे दीवानी तथा आपराधिक दोनों प्रकृति के मामलों पर विचार करते हैं? 150 शब्दों में करना पड़ेगा। एक बार फिर से प्रश्न को रिपीट कर रहे हैं। लोक अदालत तथा मध्यस्थता अधिकरण की व्याख्या कीजिए, उनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या वे दीवानी तथा आपराधिक दोनों प्रकृति के मामलों पर विचार करते हैं? इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए, लोक अदालतें और मध्यस्थता न्यायाधिकरण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है जिनका उद्देश्य त्वरित एवं लागत प्रभावी न्याय प्रदान करना है, जबकि दोनों पारंपरिक अदालतों के बाहर विवादों को सुलझाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे अपनी संरचना, अधिकार क्षेत्र और प्रक्रिया में काफ़ी भिन्न हैं। इस प्रकार से आपको इंट्रोडक्शन लिखना है और आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। लोक अदालतें हेडिंग डालना है आपको और इसमें लिखना है पॉइंट वाइज। ठीक है, आप इस तरीके से बना लेना और लिखना। लोक अदालत को जिसका अर्थ है लोगों की अदालत। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत सुलह और समझौते के माध्यम से विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए स्थापित एक मंच है। ठीक है, लोक अदालत है। इस प्रकार से आपको लिखना और आगे लिखना है मामलों की प्रकृति। सिविल मामले जैसे वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटनाएं, दावे और संपत्ति विवाद और समझौता योग्य आपराधिक मामले दोनों को स्वीकार करता है। आगे देखिए प्रक्रिया। अनौपचारिक व्यवस्था जहां पीठासीन अधिकारी आपसी समझौते के माध्यम से मामले के निपटान को प्रोत्साहित करता है। यदि पक्षकार किसी समझौते पर पहुंच जाते हैं तो निर्णय बाध्यकारी होता है तथा इसके विरुद्ध न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। आगे देखिए उदाहरण में, राष्ट्रीय लोक अदालत 2023 पूरे भारत में 10.5 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया गया, जिससे लंबित मामलों और मुकदमे पूर्व विवाद शामिल थे। मध्यस्थता न्यायाधिकरण। देखिए, मध्यस्थता न्यायाधिकरण निजी अर्ध न्यायिक निकाय है जो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1986 के तहत पक्षों के बीच संविधानात्मक समझौते के आधार पर मध्यस्थता के माध्यम से विवादों को हल करने के लिए गठित किए गए। मामलों की प्रकृति देख लेते हैं। मुख्यतः सिविल मामले जैसे वाणिज्यिक विवाद, अनुबंध विवाद और निर्माण समझौते। आगे देखिए प्रक्रिया। मध्यस्थता एक औपचारिक प्रक्रिया है जिसमें मध्यस्थता या पैनल दोनों पक्षों की बात सुनता है, साक्ष्य का मूल्यांकन करता है और निर्णय सुनाता है। यह निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी और कानून के तहत लागू करने योग्य है। पक्षकार विशिष्ट शर्तों के अधीन मध्यस्थता निर्णय के विरुद्ध उच्चतर न्यायालय में अपील कर सकते हैं। इस प्रकार से। ठीक है, आगे और देख, तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है लोक अदालतों और मध्यस्थता न्यायाधिकरणों के बीच अंतर। ठीक है, एक तरफ है मानक और एक तरफ है लोक अदालत, एक तरफ है मध्यस्थ न्यायाधिकरण। ठीक है, इस प्रकार से, और आप इधर मानक लिख देना। ठीक है, तो मानक में सबसे पहला है स्वैच्छिक बनाम संविधानात्मक दायित्व। इसमें क्या कह रहा है,
पक्षकार प्राय अदालती कार्रवाई या मुकदमे पूर्व अवस्था के दौरान स्वेच्छा से लोक अदालत में उपस्थित होते हैं। ठीक है, पक्षकार विवादों को मध्यस्थता के माध्यम के लिए पहले से ही मौजूद संविधात्मक समझौते से बंधे होते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, इधर देखते हैं विवाद की प्रकृति। सिविल और समझौते योग्य आपराधिक मामलों को संभालता है। ठीक है, और इधर क्या हो रहा है, केवल सिविल और वाणिज्यिक विवादों को ही संभालता है, आपराधिक मामलों पर विचार नहीं करता। कौन नहीं करता? मध्यस्थता न्यायाधिकरण। ठीक है, ये क्या नहीं करता? आपराधिक मामलों पर विचार नहीं करता। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको छोटे छोटे पॉइंट्स याद रख लेने हैं और कभी क्वेश्चन बनता है तो आप इस तरीके से कंप्लीट करना। आगे देखते हैं निर्णय की बाध्यकारी प्रवृत्ति। किए गए समझौते अंतिम बाध्यकारी होते हैं और उन पर अपील नहीं की जा सकती। ठीक है, याद रखना इसका। आगे इसमें क्या कह रहा है, मध्यस्थता के निर्णय बाध्यकारी होते हैं लेकिन सम्मति परिस्थितियों में उन्हें उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, आगे देखिए प्रक्रिया की औपचारिकता। अनौपचारिकता सुलह और समझौते पर ध्यान केंद्रित करने वाला है। ठीक है, इधर देखते हैं साक्ष्य और कानून तर्कों पर आधारित न्याय प्रक्रिया। इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा। और अब आ जाते हैं निष्कर्ष पर। देखिए, लोक अदालतें सिविल और छोटे आपराधिक मामलों के अनौपचारिक और सौहार्दपूर्ण निपटान के लिए अधिक उपयुक्त है, जबकि मध्यस्थता न्यायाधिकरण मुख्य रूप से एक औपचारिक कानूनी प्रक्रिया के साथ वाणिज्यिक और संविधात्मक विवादों को संभालने दोनों तंत्र पारंपरिक अदालतों पर बोझ को कम करने में योगदान करते हैं तथा त्वरित न्याय सुनिश्चित करते हैं। इस प्रकार से आपके ये 2 प्रश्न कंप्लीट होते हैं।